नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 30 नवंबर है। आप सभी को पता है कि नवंबर महीने में जो है हमारे देश के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे। आज दोस्तों तेलंगाना का चुनाव था। आज के सभी पाँचों राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद जो है आज सभी टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर जो है एग्जिट पोल आना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी मैं इन्हीं एग्जिट पोल्स पर ही लेकर आया हूं। मैं भी दोस्तों इन पांचों राज्यों का जो है एग्जिट पोल लेकर आया हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा मध्य प्रदेश से, यानी कि एमपी से। कोशिश करूंगा दोस्तों कि इसी वीडियो में जो है मैं छत्तीसगढ़ को भी इंक्लूड कर सकूं, उसका भी एग्जिट पोल बता सकूं। लेकिन अगर वीडियो 7-8 मिनट से ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर मैं अगले वीडियो में जो है उसमें छत्तीसगढ़ का जो है एग्जिट पोल लेके आऊँगा। तो दोस्तों, एमपी से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर कमल खिलेगा या वहाँ पे कमल नाथ जी आएंगे। देखना दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या जो कमलनाथ और दिग्विजय की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा, या जो अपने मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, क्या उन्होंने जो लाडली बहना योजना शुरू करी थी इस जून से, उसका बीजेपी को कुछ फ़ायदा हुआ है। क्या शिवराज को एज सीएम ना प्रोजेक्ट करना, उसका कुछ नुकसान होगा बीजेपी को। क्या हो सकता है अगर कि बीजेपी जीत जाती है तो क्या शिवराज ही जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो अब जो है स्टार्ट करता हूँ, अपना एग्जिट पोल स्टार्ट करता हूँ। मैं एग्जिट पोल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एमपी को जो है 7 रीजन्स में डिवाइड किया है। 7 अलग अलग जो रीजन्स हैं वो मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा वीडियो हो जाता है तो कई बार चीज़ें याद नहीं रहती हैं। पहला रीजन है दोस्तों बुंदेलखंड। हम सभी वाकिफ़ हैं, स्पेशली जो एमपी के आसपास लोग रहते हैं, एमपी में जो रहते हैं वो इससे वाकिफ़ हैं। दूसरा रीजन है दोस्तों महाकौशल। इसमें छिंदवाड़ा है जो कमलनाथ जी का रीजन है। तीसरा है चंबल और ग्वालियर। चंबल और ग्वालियर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही रीजन है वो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग होल्ड रखते हैं। चौथा रीजन है दोस्तों निमाड़ रीजन। पांचवा है मालवा रीजन, इसमें इंदौर और उज्जैन आता है। यही जो रीजन है दोस्तों ये कैलाश विजयवर्गीय जी का भी रीजन है। हालांकि उनको इस बार ज़बरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है, बट सुनने में आया कि उन्होंने ठीक ठाक चुनाव लड़ा है और वो अपनी सीट से जीत सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों बागलखंड। जी हाँ दोस्तों, बागलखंड। और अंत में आता है दोस्तों भोपाल रीजन, यानी कि जो राजधानी का रीजन है। अब शुरुआत करता हूँ मैं दोस्तों बुंदेलखंड रीजन से। इसमें तकरीबन 26 सीटें हैं। इस 26 सीटों की अगर मैं बात करूँ, वोट परसेंटेज की बात करूँ, तो इसमें जो है बीजेपी को तकरीबन 44.5% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 41% वोट मिलने की उम्मीद है। अब अगर इसमें देखा जाए दोस्तों, टोटल 26 सीटों में से बीजेपी को तकरीबन 16 से 20 सीटें मिलने की जो है अपेक्षा है, और कांग्रेस को इसमें 7 से 9 सीटें मिलने की अपेक्षा है। अगर हम लोग एवरेज करें दोस्तों, तो इसमें तकरीबन बीजेपी को 18 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिलेंगी। बीजेपी को जो है पिछली बार से 4 सीटों का फ़ायदा हो रहा है और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। 3.5% का दोस्तों वोटिंग शेयर जो होता है, मतलब वोटिंग डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी होता है, उसी की वजह से जो है ये डिफरेंस आ रहा है। अगला जो दोस्तों रीजन है वो है महाकौशल रीजन। इस रीजन में दोस्तों 47 सीटें हैं। 47 सीटों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें छिंदवाड़ा रीजन भी है जो कि कमलनाथ जी का रीजन है, पर इसमें भी कमलनाथ जी बहुत कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी को जो है अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो इसमें बीजेपी को 46% वोट मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस को यहां पर 43% वोट मिलने की उम्मीद है। यहां पे भी दोस्तों अगर आप देखें तो 3% का वोट शेयर का डिफरेंस रहेगा। सीटों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को यहां पे जो है 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को यहां पे 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं। अगर वही एवरेज की जाए दोस्तों तो यहाँ पे बीजेपी को 28 सीटें और कांग्रेस को 19 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को दोस्तों यहाँ पे जो है वो लगभग 10 सीटों का फ़ायदा हो रहा है और कांग्रेस को यहाँ पे 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार का अगर चुनाव को आपको बताऊं दोस्तों तो आप लोगों को याद होगा कि लगभग दोनों के वोटिंग परसेंटेज जो थी वो काफ़ी बराबर थी।
बीजेपी और कांग्रेस को लगभग 43% वोट मिले थे। बीजेपी को 0.2%, कांग्रेस से हालांकि ज़्यादा मिले थे, लेकिन सीटों में जो है वो कन्वर्ट होके कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। टोटल जो एमपी में सीट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 230 सीटें थी, तो कांग्रेस अपने दम पे तो सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन बीएसपी और इंडिविजुअल्स के साथ मिलके, इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके उसने सरकार बना ली थी। बाद में हम सबको मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अलग हो गए थे कांग्रेस से, और फिर बीजेपी की उनके जितने भी 17-18 जो एमएलए थे वो अलग होकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और वो बीजेपी की सीट पर आकर जीत गए थे, तो शिवराज जी की सरकार बनी थी। ये भूमिका मैंने दोस्तों इसलिए बनाई क्योंकि अब अगला रीजन है चंबल, यानी कि ग्वालियर का रीजन, जिसमें कि मुरैना, ग्वालियर, गुना ये सब आता है। ये दोस्तों मेरा फेवरेट रीजन है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल यहाँ पे दिए हैं। मैं ग्वालियर में सिटी सेंटर करके एक शहर है, उस वक्त बिल्कुल नया नया बसा था, वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल काटे हैं। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ग्वालियर से ही की है। तो वहाँ के रीजन की दोस्तों 34 सीटें आती हैं। यहाँ पे दोस्तों मुकाबला बहुत 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 ही जो है टक्कर का है। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह सकता हूँ कि अपना कमाल तो नहीं दिखा पाए, लेकिन हाँ उन्होंने इतनी कोशिश करी है कि बीजेपी को यहाँ पे एक सम्मानजनक स्कोर दिला दिया है। वोटिंग परसेंटेज की बात करूँ तो बीजेपी यहाँ पर जो है 44% वोट लेकर जा रही है। कांग्रेस जो है यहाँ पर वो तकरीबन 42.5% वोट लेकर जा रही है। और यही सीटों में कितना तब्दील होता है दोस्तों, तो बीजेपी जो है वो यहाँ पे 15 से 19 सीटें लेके जा रही है और कांग्रेस जो है 14 से 18 सीटें लेके जा रही है। अगर एवरेज करूँ दोस्तों तो यहाँ पर 17 सीटें बीजेपी, पिछली बार से 10 सीटों का फ़ायदा, और कांग्रेस जो है वो 16 सीटें, यानी कि 10 सीटों का नुकसान। यहाँ पे दोस्तों एक जो है वो इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है एक सीट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मतलब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके जा पा रहे हैं। सिर्फ एक सीट ज़्यादा जो है वो कांग्रेस से बीजेपी को दिला पा रहे हैं। चौथा रीजन आता है दोस्तों निमाड़ रीजन। इसमें है दोस्तों 28 सीटें। इसमें दोस्तों बीजेपी को, अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो बीजेपी को इसमें तकरीबन 47% वोटिंग मिल रही है, वोट्स मिल रहे हैं। कांग्रेस को दोस्तों इसमें 45% वोट मिल रहे हैं। सीटों में अगर इसको तब्दील करूं दोस्तों तो बीजेपी को तकरीबन 15 से 19 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें। अदर्स भी यहाँ पे जो है एक सीट लेकर जा सकते हैं। तो वही अगर दोस्तों एवरेज करूं तो बीजेपी को 17 सीटें, यहाँ पे बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 9 सीटों का जो है फ़ायदा हो रहा है। और वहीं अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस को यहाँ पे ऑन एन एवरेज 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे कि उनको तकरीबन 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। 2 सीटें जो है दोस्तों अन्य को नुकसान हो रहा है उसका। इसके बाद आते हैं दोस्तों 5वां रीजन जो है मालवा रीजन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है इंदौर और उज्जैन की नगरी है। यहाँ पे दोस्तों वैसे अधिकतर जो है इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी की यहाँ पर अधिकतर ज़्यादा सीटें आती हैं। क्या इस बार ऐसा होता है, देखते हैं दोस्तों। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी को जो है वो 45% वोट मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर जो है मात्र 41.5% वोट मिल रहे हैं। अब यही चीज़ें अगर सीटों में कन्वर्ट करूं तो बीजेपी को जो है वो 25 से 28 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को जो है 16 से 20 सीटें मिल रही हैं। मतलब एवरेज अगर मैं लगाऊं तो बीजेपी को यहाँ पे 27 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 18 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को यहाँ पे दोस्तों तकरीबन 4 सीटों का नुकसान है और कांग्रेस को यहाँ पे जो है 3 सीटों का फ़ायदा है। एक सीट यहाँ पे भी दोस्तों अदर्स के खाते में जा सकती है। अदर्स जो है मोस्ट प्रोबेबली वो बीएसपी ही हो सकती है यहाँ पर, जिसको कि ये सीट मिल सकती है। छठा रीजन आता है दोस्तों बागेलखंड का। बागेलखंड के जो रीजन है दोस्तों इसमें तकरीबन 30 सीटें हैं। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने नेक टू नेक फाइट लड़ने की कोशिश की थी, परंतु यहाँ पे भी वो थोड़ा सा पिछड़ गई है। बीजेपी को यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से तकरीबन 43% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 41% वोट मिले हैं। अगर सीटों की बात करूँ दोस्तों तो बीजेपी को जो है 14 से 18 सीटें यहाँ पे मिलेंगी और कांग्रेस को 11 से 15 सीटें मिलेंगी। अदर्स को यहाँ पर भी एक सीट मिल सकती है।
तो बीजेपी का अगर मैं एवरेज लगाऊं दोस्तों तो उनको 16 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को यहाँ पे 13 सीटें मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों बीजेपी को तकरीबन 2 सीटों का नुकसान है और कांग्रेस को और अदर्स को एक एक सीटों का फायदा है। अब दोस्तों आखिरी रीजन जो बचता है वो है राजधानी का, यानी कि भोपाल क्षेत्र। भोपाल क्षेत्र में 20 सीटें हैं दोस्तों। 20 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा है ये मैं आपको अब बताता हूँ। बीजेपी को यहाँ पर जो है 46% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 43% वोट मिलने की उम्मीद है। और यही ये 3% वोटिंग डिफरेंस की वजह से जो है दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे 11 से 13 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को यहाँ पे जो है 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। तो अगर वही मैं एवरेज एक बार लगाऊं तो बीजेपी को 12 सीटें, यहाँ पे उनको 2 सीटों का फायदा हो सकता है और कांग्रेस को यहाँ पे 8 सीटें, यानी कि उनको 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब अगर मैं दोस्तों टोटल बात करूं वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, तो बीजेपी को तकरीबन 45.5% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को जो है वो 42% वोट मिलेंगे। बीएसपी का अपना दोस्तों तकरीबन 3 से 3.5% का वहाँ पे वोट परसेंटेज है। 1-2% वहाँ पे हो सकता है समाजवादी पार्टी भी ले जाए और उसी का नुकसान जो है काफ़ी हद तक कांग्रेस को हो भी रहा है। इंडिपेंडेंट्स भी जो है दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी को वैसे तो बराबर बराबर नुकसान कर रहे हैं, पर क्योंकि अब कांग्रेस रेस में पिछड़ती हुई दिख रही है तो इसलिए कह सकते हैं कि शायद इंडिपेंडेंट्स ने जो कांग्रेस के जो बागी थे, काफ़ी सारे बागी खड़े हुए थे, तकरीबन जहाँ तक मेरे को याद आता है 12-13 बागी थे कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से भी इतने ही थे, पर कांग्रेस के बागियों ने उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ फाइनल टैली की। फाइनल टैली की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो बीजेपी मेरे हिसाब से कम जो है वो 122 सीटें लेके जा सकती है। अब दोस्तों 230 की विधानसभा में आपको जो बहुमत चाहिए वो होता है आपका 116 सीटों का। तो बीजेपी मेरे हिसाब से 116 से ज़्यादा सीटें तो बिल्कुल लेके जा रही है। सरकार जो है दोबारा शिवराज मामा की ही बन रही है। मिनिमम वो 122 सीटें लेके जा रहे हैं और मैक्सिमम जो है दोस्तों वो 147 सीटें लेकर जा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कहा जाएगा अगर वो 147 तक पहुंच पाते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है वो 82 सीटें मिनिमम लेके जाएगी और हो सकता है कि वो 100 का आंकड़ा छू ले, जो कि मैक्सिमम जो सीटें लेके जाएगी वो 104 सीटें लेके जाएगी। वही है तो दोस्तों अगर मैं इन सब का एवरेज कर लूँ फिर से तो बीजेपी 135 और कांग्रेस जो है वो 93। अदर्स जो है दोस्तों वो तकरीबन 3 से 5 सीटें लेके जा सकते हैं। अगर एवरेज करूं तो वही 4 सीटें। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से शिवराज मामा वहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जो लगता है दोस्तों, जो चीज़ बिल्कुल एकदम नीचे तक गई और नीचे तक लोगों को समझ में आया वो है लाडली बहन योजना, जो जून से ही उन्होंने शुरू करी थी। पहले उन्होंने 1,000 दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अक्टूबर से जो है उसमें 1250 देने शुरू किए। इसकी वजह से दोस्तों महिलाओं में जो है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है। उन्हें शिवराज में जो है वो अपना भाई नज़र आता है, अपना रिश्तेदार नज़र आता है। बच्चियों को तो खैर मामा नज़र आते ही हैं। और स्पेशली उन्होंने जो वादा किया है कि सिलेंडर भी आपको जो है आगे आने वाले टाइम में 500 रुपये का देंगे, और ये जो स्कीम है लाडली बहना योजना, इसको हम 1250 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2500 भी कर देंगे, हर साल बढ़ाते रहेंगे। तो उसकी वजह से दोस्तों मेरे को लगता है कि ये दाम जो है चल गया है। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे बीजेपी ने एक काफ़ी बड़ी गलती की है कि जो उन्होंने शिवराज मामा को यहाँ पर सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप की ही जो है उसी में चुनाव लड़वाया है। ये अगर मेरे हिसाब से वो शिवराज सिंह को यहाँ पे घोषित कर देते सीएम का कैंडिडेट तो 100% था कि बीजेपी की शायद सीटें इस बार जो है वो 150 के पार भी हो जाती। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों। हो सकता है कि शिवराज मामा ही जो है वो ही सीएम बने। अब इतनी सीटें अगर जीत के आएंगे तो ऑफ कोर्स है सीएम उन्हीं को बनाना चाहिए। और भी दोस्तों कंटेंडर हैं बीच में, बट मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया है कि 122 से लेकर 147 सीटें आएंगी, अगर इतनी आती हैं तो नो डाउट शिवराज सिंह ही जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब कांग्रेस का दाव क्यों नहीं चला दोस्तों? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के साथ कि उनके वादों पर है ना किसी को भरोसा नहीं है।
जब उनकी 15 महीने की कमलनाथ की सरकार भी रही थी, उन्होंने पहले तो कहा था कि हम सभी किसानों के जो है कर्जे माफ़ कर देंगे। बाद में उन्होंने क्या किया कि जिनके 2 लाख के ऊपर के कर्जे हैं वही हम माफ़ करेंगे, उसके नीचे के कर्जे माफ़ नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से दोस्तों काफ़ी जनता में रोष था। तो कांग्रेस के ऊपर है ना भरोसा नहीं है लोगों का, इसीलिए जो उन्होंने वादे किए उसके ऊपर जो जनता है उसको ये लगा कि नहीं, ये वादे पे खरे नहीं उतरते हैं, इसीलिए उन्होंने शिवराज मामा पर ज़्यादा भरोसा किया। और शिवराज, जैसे मैंने कहा कि पहले से ही कई स्कीमों में, इवन लाडली जो बहना योजना है उसमें भी वो पैसे दे ही रहे थे। इसीलिए जब पैसे मिल रहे हैं तो फिर आप दूसरे पे भरोसा क्यों करेंगे। इसी वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि शिवराज मामा ने और बीजेपी की नैया जो है वो पार हो गई है मध्य प्रदेश में। यही 2-3 रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। कमलनाथ जी को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा अभी भी। हो सकता है शायद वो अगली बार इतने एजिड हो जाए। कुछ हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा भी लगता है कि दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस को वहाँ पे हराने में। हालांकि उन्होंने इस बार बयान तो ज़्यादा नहीं दिए, बट मेहनत भी अपने उस हिसाब से नहीं करी जितने कि उनको एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे करनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये तो था मेरा मध्य प्रदेश को लेके जो है एग्जिट पोल। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मुझे लगेगा कि 6-7-8 मिनट तक की वीडियो बनेगी तो उसके बाद ही मैं जो है छत्तीसगढ़ का जो विवरण है वो कर पाऊँगा। बट क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है लगभग 16.5 मिनट की हो चुकी है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ का विवरण मैं जो है अपने अगले वीडियो में करूँगा। जल्दी ही दोस्तों अगला भी वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। मेरा इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए, इसको शेयर करने के लिए और इस पर कमेंट करने के लिए आप लोगों का अभी से बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम।